हेलो क्लास 10th एंड नए स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय बच्चों के ऑन डिमांड एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिनके नहीं चल रहे हैं और उनके लिए तो तैयारी के लिए एक महीना और सही। ठीक है, सितंबर है अभी पूरा का पूरा, अक्टूबर वालों के लिए। और न्यू सेशन हो या फिर आप लोग जैसे भी हो मुझे नहीं पता, बट आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है जो भी मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं इस समय हम। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के तकरीबन में 20 से 25 क्वेश्चन कराए थे। 2 वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन से ऊपर कराए थे और आप लोगों का काम था कि उस वीडियो को पूरा देखना था। और अगर आपने नहीं देखा फिर से तो जाइए और देखिए, टाइम पास मत कीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उसकी जो PDF है वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और मिल गई है पहली बात तो, जिनको नहीं मिली है वो फिर उनको भी मिल जाएगी जो अभी नए ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और बाकी ये वाली PDF मैं आपको आफ्टर क्लास मैं आपको शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो जिस तरीके से मैं पॉइंट बना के लाता हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन लेकर आता हूँ, यही क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसे आंसर लिखते ही नहीं हैं उनके सामने, तो वो मार्क्स कैसे देंगे आपको? सीधी बात बताइए, आपको मार्क्स तो तभी देंगे ना जब आप ऐसे पॉइंट लिख के देंगे उन्हें। तो ये PDF को याद कीजिए, लर्न कीजिए, जो करना है करें। मैं कह रहा हूँ फिर से आपको सीरियस होना पड़ेगा, यही आखिरी समय है। ठीक है, बाकी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, और थोड़ा जल्दी करा दोगे तो अच्छी बात रहेगी, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और पूरी वीडियो देख कर जाना, क्योंकि टाइम पास करने के लिए मैं वीडियो बनाता नहीं। ठीक है, और आप लोग भी टाइम पास करने के लिए आते नहीं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख कर जाना, मज़ा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, और ये 6-7 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो लेकर भी नहीं आया। ये 6-7 क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। ठीक है, और सारे वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए। प्रीवियस जो भी पेपर्स हुए ना, एग्जाम्स वगैरह हुए, उन सब में पूछे हुए पेपर ही लेकर आता हूँ मैं, क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? 9th क्लास का क्वेश्चन और 10th क्लास का है ना, उसमें पूछा गया। देख लीजिए, आप खुद देखिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण की बात कर रहे हैं, तो पहले तो है असमानता। ऑब्वियस सी बात है, समाज 3 तरीके से बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड में आता है थर्ड स्टेट। इंग्लिश में बोले तो पादरी वर्ग, हिंदी में बोले तो पादरी वर्ग, फिर आता है कुलीन वर्ग, और फिर आता है आम वर्ग। ठीक है, आम वर्ग की हालत बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह हो गई थी। उनसे बहुत सारा टैक्स वसूला जा रहा था। टैक्स में हम लोग जानते हैं कि टैक्स में 2 तरह के टैक्स थे, एक टाइल और दूसरा टीथ। टीथ जो था वो चर्च वसूलता था, और टाइल जो था वो अपना अमीर लोग, जो राजा था वो वसूलता था। ठीक है, तो असमानता और देखने को मिलती थी, इक्वालिटी तो बिल्कुल थी नहीं। इक्वालिटी का मतलब यही हो गया कि भाई तुम लोग कमा रहे हो इतना सारा और आप टैक्स दे नहीं रहे हो, और जो गरीब जनता है वो बेचारी कुछ कमा नहीं रही है, और टैक्स सारा का सारा गरीब जनता से आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो यह है अनइक्वालिटी। दूसरा है राजशाही का शोषण। राजा और कुलीन वर्ग दोनों मिलकर जनता का शोषण कर रहे थे। समझ में आ रहा है? कुलीन वर्ग क्या है कि भाई फैक्ट्रियों में ढंग से काम कराओ 12, 13, 14 घंटे, और उसके बाद उन्हें खाना कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यानी पैसा कितना मिलेगा? बहुत कम, इतना कम कि वो डेली गुजर बसर भी नहीं कर सकते। और राजा ने बोला भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए टैक्स, हमको चाहिए फुल पैसा। ठीक है, और चर्च वालों ने तो पहले बोल दिया, देखो भाई अपनी सैलरी के अंदर मेरा हिस्सा मत भूल जाना। ठीक है, मैं तो अपना हिस्सा लेकर आऊँगा। तो राजा ने उधर से लगा रखी थी, कुलीन वर्ग ने इधर से, और उधर चर्च वालों ने तो फिर तो आग उगल रखी थी। ठीक है, और इस तरीके से राजशाही का शोषण, ठीक है, यानी कि एम्पायर एक्सप्लॉयटेशन है ना, एक्सप्लॉयटेड टू आम पीपल। ठीक है, आर्थिक संकट, यानी कि इसे बोलते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस। इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर हम देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ख़राब थी, महंगाई बढ़ रही थी, और देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई थी कि भाई एक पाव रोटी, जिसे हम आजकल बन कहते हैं, 5 रुपये का बन आता है हमारे यहाँ, उसकी कीमत आसमान छू रही थी। उसको ले जाने के लिए ये मान लो बैलगाड़ियों में पैसे की गड्डियाँ भर के आ रही थी, इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी। समझ में आ रहा है? तो आर्थिक संकट आया। फिर आता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, रूसो, ठीक है, और कौन थे जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी थी। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू है ना, और जॉन लॉक हो गए, जॉन लॉक के बाद रूसो हो गए। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। ठीक है, जागरूक किया और क्रांति के लिए प्रेरित किया कि भैया तुम्हारा हक है, तुम मांगो यार, और नहीं मांगे जा रहे तो छीन लो, क्योंकि तुम्हारा ही है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। अमेरिका इनसे पहले आज़ाद हुआ था, और इन्हीं से आज़ाद हुआ था। फ्रांसीसी और ब्रिटेन वालों से अमेरिका आज़ाद हुआ, और अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों को प्रेरणा दी कि तुम लोग जाओ और जो करना है कर दो। ठीक है,
समझ में आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है और ये 5 पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, अनइक्वालिटी और राजशाही का शोषण और इकोनॉमिकल क्राइसिस, फिर बुद्धिजीवियों की भूमिका एंड द इफेक्ट ऑफ अमेरिकन क्रांति यानी रेवोल्यूशन। ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो ये टॉप 5 पॉइंट थे पहले क्वेश्चन के। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण बताइए, यानी कि द रीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रीज़न बताइए। तो पहला रीज़न तो है कृषि विकास, यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात जब मैं करता हूँ तो क्या होता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में वृद्धि हुई जिसने जनसंख्या को बढ़ाई। ठीक है, इसमें जनसंख्या बढ़ी क्योंकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों में यही सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि भाई जब कृषि में विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन को कहीं तो यूज़ किया जाएगा ना, और यूज़ करने के लिए ऑब्वियस सी बात है नई नई मशीनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है व्यापार और वाणिज्य का विकास। ऑब्वियस सी बात है ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पैसा आएगा तो पैसे को कहीं तो जमा किया जाएगा ना, तो पूंजी की उपलब्धता के लिए। और जाहिर सी बात है जब व्यापार बढ़ेगा तो उनको भाई व्यापार बढ़ने के लिए जाहिर सी बात है वो चाहिए ना उनको उधार, तो उधार के लिए तो बैंकिंग व्यवस्था आती है, तो बैंकिंग व्यवस्था आने लगी। ठीक है, समझ में आ गया, वो भी व्यापार और वाणिज्य में ही आएगा। थर्ड आता है तकनीकी प्रगति, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी विकास। ठीक है, या फिर इसे इंग्लिश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं वाष्प इंजन, कपास की कटाई मशीन, तकनीकी प्रगति हुई। ठीक है, समझ में आ गया। तो वाष्प इंजन शुरू हो गया भाई, पहले तो बैलगाड़ियों से सामान ले जाया करते थे, मगर भाप के इंजन का धीरे धीरे यूज़ हुआ और फिर रेलगाड़ी बनी, और रेलगाड़ी से तो एक रेवोल्यूशन ही स्टार्ट हो गया ब्रिटेन के अंदर कि भाई अब सारा का सारा काम रेलगाड़ी से ही होगा और किसी से काम ही नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता की जब मैं बात करता हूँ तो ब्रिटेन के अंदर हम देखते हैं, या फिर किसी भी कंट्री के अंदर उस समय यूरोप के अंदर, वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना सीख चुके थे। और जब रिसोर्सेज का यूज़ करना सीख चुके तो कोयला, जिसे कोल बोलते हैं, लोहे जैसे संसाधनों की उपलब्धता बढ़ने लगी। ठीक है, यानी कोल एंड आयरन। ठीक है, इन रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ में सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित किया, और जाहिर सी बात है सरकारी नीतियाँ भी आएगी जब देश को डेवलपमेंट की राह पे लेकर जाएगा पूरा समाज, तो राजा भी पीछे तो ना रहेगा। तो राजा भी क्या बोलेगा, भाई ठीक है सरकार को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उद्योग ज़्यादा होंगे तो टैक्स ज़्यादा आएगा, और टैक्स ज़्यादा आएगा तो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगी, है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी डिपेंड करती है औद्योगिक क्रांति के रीजन्स में। ठीक है, चलिए सो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रमुख तकनीकी प्रगति क्या है, यानी कि यही बात हमने ऊपर की थी, मगर अब हम इसमें डीप में बात करेंगे। ठीक है, विद पॉइंट बात करेंगे। तो पहला है वाष्प इंजन। तो वाष्प इंजन के लिए मैंने अभी बात की, सिर्फ ट्रेन के अंदर ही वाष्प इंजन की ज़रूरत नहीं थी, मशीनों को चलाने के लिए भी क्षमता बढ़ती है। ठीक है, आज की डेट में आप बताइए हम वाष्प इंजन का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है। आप ये मान लीजिए जो गन्ना पिक्स रहा ना, उसका जो रस आ रहा है, गन्ने की रस वाली जो वो है, वहाँ पे भी आप देखो कोल डालता है वो, यानी कोयला डालता है, कोयला डालने के बाद वो इंजन स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, वो जूस निकालता है। ठीक है, गन्ने को पीस के। तो वही उसी तरह से वो तो वाष्प इंजन का काम कैसे होता है वो आप लोगों ने देखा है अपने आसपास। अगला है कपास की कताई मशीन। ठीक है, यानी कि कपड़ा उत्पादन में पहले बहुत कम देखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल कपड़े को हाथों से काटा जाता था, टाइम लगता था, पूरा पूरा महीना निकल जाता था, मगर अब मशीनें बन चुकी है जिसमें कपड़ा जो काटना है वो बहुत आसान हो चुका है। कपास जैसे कपड़े को काटना बड़ा आसान हो चुका है, जो कि बहुत मुश्किल होता था उस समय में। और इसके कारण क्या हुआ, कपड़े में उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। फिर आता लोहे की भट्टी, और लोहे की भट्टी के अंदर हम देखते हैं लोहे को पिघला के नई नई मशीनों का आकार दिया जाता था, और नई नई मशीनरी जब बनाई जाएगी आयरन को तोड़ के, जो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट तो होगी, औद्योगिक क्रांति तो होगा ही होगा। ठीक है, अगला है रेलवे और सड़क परिवहन। मैंने बताया था कि राजा जो है वो खुश हो गया, क्योंकि भाई अब व्यापार हो रहा है, बहुत सारा कर आ रहा है, तो रेलवे का स्टार्टिंग की, रेलवे से अब एक सामान को दूसरे सामान जगह पे पहुंचाना बड़ा आसान हो चुका है। सड़क परिवहन हो चुका है, यानी कि सड़क बहुत अच्छी तरीके से बना दी गई है। ठीक है, परिवहन का विकास हो रहा है। ठीक है, और अगला आता है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है, यानी सबसे बड़ा काम जो है, सबसे बड़ी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, और इलेक्ट्रिसिटी ने तो पूरे समाज को बदल के रख दिया। वही समाज जो शाम को 5 बजे के बाद काम नहीं करता था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, तो अब वो समाज भी रात को 12-12 और नाइट शिफ्ट भी लोगों से लगवाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने।
फोर्थ क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे सामने आता है कि राष्ट्रवाद ने इटली और जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व कैसे किया। ठीक है, तो नेशनलिज्म ने किस तरीके से इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेतृत्व किया। तो पहला तो है राष्ट्रीय भाव। देखिए, राष्ट्रीय भावना की बात करता हूँ, नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है ना वो लोगों के अंदर जगाई। ठीक है, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट जाग जाएगी तो वो एकीकरण यानी यूनिफिकेशन पे जोर देंगे। दूसरा है राजनीतिक संगठन, यानी कि कई सारे राष्ट्रवादी संगठनों का गठन हुआ, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी देखने को मिला होगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और ना जाने कितने सारे संगठन बनाए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, देश को एकजुट करने के लिए। फिर आता है युद्ध और विजय। कुछ देशों ने तो युद्ध लड़कर एकीकरण प्राप्त किया, जैसे इंडिया भी उनमें से एक था। ठीक है, नेताओं का योगदान, नेताओं ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। फिलहाल हम बात करें इटली और जर्मनी की, तो वहाँ के नेताओं की जब हम बात करेंगे तो गैरिबाल्डी हो गया, बिस्मार्क हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आप पेपर में जरूर लिख के आइएगा जब भी बात करेगा राष्ट्रवाद ने इटली और जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व कैसे किया। ठीक है, चलिए, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। तो पहले तो है साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा, यानी कि अलग अलग देश हर तरह से क्या कर रहे थे, साम्राज्यवाद की बात कर रहे थे, इम्पेरियलिज्म की बात कर रहे थे। अगला आता है शस्त्रास्त्रों की होड़, यानी कि देशों के बीच में शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई कि भाई कौन किसके पास ज़्यादा शस्त्र है। ठीक है, किसके पास ज़्यादा शस्त्र है इस पर बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी के बाद ज़्यादा आ गए थे तो जर्मनी लड़ने लगा फिर ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के पास ज़्यादा आ गए तो फिर ब्रिटेन ने उसे बहुत मारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शस्त्रों की होड़ भी हो गई। शस्त्र बोले तो आप हथियार की बात कर लीजिए। ठीक है, यानी हथियारों की होड़ हो गई थी। और फिर अगला आता है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म पे लास्ट टाइम भी बात की थी मैंने कि देश के अंदर नेशनलिज्म की जब भावना आती है तो हर इंसान लड़ने के लिए देश के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सैन्य गठबंधन बनने लगे, यानी कि देशों के बीच में सैन्य गठबंधन बनने लगे। दोस्ती यारी अपने टॉप पे, यानी भाईचारा ऑन द टॉप, और भाईचारा ऑन द टॉप होने के कारण अमेरिका, ठीक है, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक साथ हो गए और जर्मनी बेचारा इटली और जापान के साथ अलग हो गया। ठीक है, फिर बाल्कन युद्ध के अंदर, बाल्कन कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, फिर उसके अंदर युद्ध शुरू हो गए और उसने पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। क्यों? क्योंकि यूरोप की ताकतें जो थी उन्होंने सोचा ऐसे करते हैं एक आध बाल्कन देश पे अपना भी बाल्कन भेज के उस पर फोकस कर देते हैं। ठीक है, यानी बाल्कन क्षेत्र जब अलग अलग हो रहे थे तो काफ़ी कंट्री सोच रही थी एक आध बाल्कन क्षेत्र अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं युद्ध का प्रमुख कारण बनता है। ठीक है, चलिए, तो 6 क्वेश्चन है रूसी क्रांति के प्रमुख कारण बताइए। तो सेम फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण और सेम रूसी क्रांति के प्रमुख कारण है। ठीक है, तो पहला तो है जारवाद। जारवाद की जब मैं बात करता हूँ तो आपको याद होगा कि जार निकोलस जो थे वहाँ के सम्राट, वो अत्याचारी थे, बहुत ज़्यादा जनता उनसे असंतुष्ट थी। दूसरा आर्थिक संकट, वही वाले इकोनॉमिक क्राइसिस जो फ्रांस के अंदर पड़ा था। यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई थी कि महंगाई इतनी ख़राब हो गई थी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि यहाँ पे भी वन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। अगला आता है सामाजिक असमानता। मध्यम वर्ग वाले जो थे और निचले वर्ग वाले जो थे वो अमीर वर्गों के नीचे अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। फिर यहाँ पे भी बुद्धिजीवियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैंने हमेशा बोला कि रूसी क्रांति की जगह यहाँ पे अगर ऐसे करके काट के वो फ्रांसीसी क्रांति बोल देना तो भी आप ये 4 पॉइंट लिख के आ सकते हैं, गलत नहीं होगा। बस इस वाले को ना जार की जगह लिख देना सम्राट के अत्याचार। ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा है कि रूस की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण लगभग सेम थे, और अगर आप ये 4 पॉइंट इसमें लिख के आ जाते हैं ना तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पे विश्व युद्ध का प्रभाव भी बात करता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी देखा होगा हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में देखा था कि युद्ध में रूस की हार से जनता में असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि आप ये देखिए रूस के अंदर ना बहुत सारे सैनिक, उनके जो रूसी सैनिक थे उनको सही इक्विपमेंट ना मिलने के कारण, हथियार नहीं मिलने के कारण, उनको ड्रेस ना मिलने के कारण वो बेचारे वहाँ से हार का सामना करके आ रहे थे। और इसलिए भी देश को पूरी तरह से हिला के रख दिया था कि भाई हम इतनी बड़ी कंट्री और जर्मनी जैसे देश से हार गए। ठीक है, तो इससे अच्छा तो हमें पहले ही अपने कदम स्टेट पीछे कर देने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरीके से ये अपने कदम पीछे ले लेते हैं, स्टेप पीछे ले लेते हैं, और 1917 में ये खुद को पीछे करते हैं, और 1918 में जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ राष्ट्र संघ क्या है, यानी व्हाट इज़ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस की बात जब मैं करता हूँ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करता हूँ। इसका उद्देश्य शांति बनाए रखना और युद्ध को रोकना था। हालांकि यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, क्योंकि देखो सीधी बात है, अब जो अमेरिका था और उनके साथ के जो भी दोस्त वगैरह थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, इन लोगों ने सोचा लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं और इनका काम होगा कि अब ये ना इनका उद्देश्य होगा कि दुनिया में शांति बनाए रखना है। ठीक है,
मगर शांति कैसे बना लोगे यार, जब तुमने पूरी तरह से जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि डाल दी, इटली को तोड़ के रख दिया, और जर्मनी के तुमने 70% से ऊपर रिसोर्सेज अपने पास ले लिए। ठीक है, जर्मनी की जनता बेचारी परेशान है, तो अब भी सी बात है ना, वो भी बाहर आने के लिए लड़ाई तो करेगी ना करेगी, तो फिर तुम्हारे उद्देश्य कहाँ तक सफल रहेंगे। अगर आप लीग ऑफ नेशंस बनाओगे तो लीग ऑफ नेशंस का मतलब तो ये होता ना कि आप शांति के लिए सबको बराबर का हक दोगे। आपने एक को इतना दबा के रख दिया, अपने जूतों के नीचे दबा रहे हो और बोल रहे हो भैया शांति स्थापित करनी है, कैसे शांति स्थापित होगी। तो अब भी सी बात है, राष्ट्रीय संघ जो था वो ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, और 1933 में जो हिटलर था वो अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर करता है। 1934 में वो राइनलैंड पे हमला कर देता है। 1938 में फाइनली वो पोलैंड पे हमला करने के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके टॉप 7 क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उसके अंदर अपना योगदान दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।